हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। क्या हाल चाल है। एक और चैप्टर 53rd चैप्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके ऊपर मतलब देश के हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर का मतलब ये नहीं है कि कोई सेक्रेटरी है लॉ डिपार्टमेंट में, नहीं। हम कह रहे हैं कि ये हैं सबसे बड़े देश के जिसे कहते हैं ओहदे में वकील। इनसे भी सीनियर लोग हो सकते हैं जिन्हें लॉ की नॉलेज ज्यादा हो, पर ये सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है लीगल मैटर्स में। क्या है इनके बारे में, इनकी सारी अपॉइंटमेंट कौन करता है, सब आगे देखेंगे। तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, संविधान ने इसकी कल्पना करी थी, संविधान नहीं बोला हुआ था। अच्छा, खाली इन्हीं के लिए बोला था, सॉलिसिटर जनरल के लिए नहीं बोला था। अब चलते हैं पहले अपने चैप्टर पे, फिर बाद में देखेंगे हम क्वेश्चंस क्या हुआ है। तो जब हम आर्टिकल 76 हमने खोला, हमने कहा अच्छा यहां पे बात हुई है कि एक ऑफिस होगा अटॉर्नी जनरल का। आपको याद है यूएस आजाद हो गया था बहुत पहले ही। यूएस में 1789 में ही कल्पना करी गई थी कि वहां पे होना चाहिए एक अटॉर्नी जनरल। फिर 1800s में जाके 1820s में जाके एक पूरा ऑफिस बनाया गया उनके लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की कल्पना करी गई वहां पे। तो डीओजे जो आप देखते हो, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो बहुत बार सजाएं माफ करता है, बहुत सारे काम करता है यूएस में, वहां पे अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे। हमने देखा हाँ ये एक ऑफिसर होता है जो यूएस में सरकार की हेल्प करता है लीगल मैटर्स में, जहां जहां सरकार को रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, हमने कहा ये हमारे यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे करंट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर देश के, इनका नाम है आर वेंकटरमानी जी। ठीक है, ये है अटॉर्नी जनरल। जब इनसे पहले हम ऑफर दे रहे थे मुकुल रोहतगी जी को, पर उन्होंने पोस्ट डिक्लाइन कर दी, उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, अब ये कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के, एक बात है। अब हम बोलेंगे कि ये क्योंकि ये चीफ लीगल एडवाइजर हैं सरकार के, दैट मीन्स कि सरकार इनसे एडवाइस लेगी, सरकार इनकी बात सुनेगी जरूर कि आपका मत क्या है, आपकी एडवाइस क्या है। जैसे कहते हैं ना कि हमेशा याद रखना, एडवोकेट्स और लॉयर्स, इनसे कभी अपना कोई काम छुपाओ मत, इनको सब बता दो। इनको अपनी पूरी प्रोफाइल बता दिया करो कि हम क्या हैं, हम क्या क्या करके आए हैं और अब हमारा इलाज क्या है। तो ऐसे मैटर में जब आप पूरी बात इनको बताओगे, एडवोकेट्स को भी और लॉयर्स को भी, तब ये आपको एक पूरी कंप्लीट ओपिनियन देंगे, तब बताएंगे आप कि अब आपका इलाज ये है। ऐसे ही सरकार इनसे पूछती है, फिर सरकार को ये एडवाइस करते हैं यूनियन सरकार को ऑन ऑल लीगल मैटर्स। हमेशा आप देखना कि जब भी सरकार का कहीं पेच फंस रहा होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, तब सुप्रीम कोर्ट तब जब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बुलाया जाता है, अटॉर्नी जनरल साहब आप आइए जरा, सरकार को जरा मदद कीजिए, सरकार को डिफेंड कीजिए सुप्रीम कोर्ट में आके, ये वो काम करते हैं। तो ही इज ऑल्सो द प्राइमरी लॉयर रिप्रेजेंटिंग द यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जाते हैं। पता है यूएस में जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है। वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुखिया भी होते हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं। और पता है जो अटॉर्नी जनरल होते हैं यूएस में, वो एक परमानेंट स्टैट्यूटरी कैबिनेट मेंबर होते हैं। हमारे यहाँ ये कैबिनेट मेंबर नहीं है। सरकार तो सरकार है, यूनियन सरकार, जिसमें जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर है, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो इसको एक अलग जगह बना के देखते हैं कैसा लग रहा है ये। एक हो गई हमारी सरकार, ये रही सरकार। ठीक है, इसमें एक प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सारे इनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सब कुछ। फिर इनके पास कुछ एडिशनल ऐसे और इंस्टीट्यूट्स हैं सरकार से जुड़े हुए, एक जिसका नाम हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, एक दूसरा जिसका नाम हम आज पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ये सारे कलर्स हैं जो सरकार की मदद करते रहते हैं, सरकार की हेल्प करते हैं, सरकार का काम भी उठाते रहते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो अब ये सारे के सारे ऑफिस अलग अलग हैं, पर यूनियन सरकार के अंडर नहीं है। ठीक है, ये है हमारी यूनियन गवर्नमेंट इस समय, मान लेते हैं कि इसमें एक प्राइम मिनिस्टर है और बाकी 70-75 हमारे जो हैं, बाकी अपना मंत्रिमंडल है पूरा। फिर इसमें होंगे एक यूपीएससी के चेयरमैन, एक मतलब बाहर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। हम ये जो पूरा पार्ट पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं इस बुक में, इसमें सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के बारे में पढ़ना शुरू किया हमने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, हमारा जिसे कहते हैं हमारा फाइनेंस कमीशन, जिसे कहते हैं हमारा पिछली क्लास में सीएजी हमने पढ़ा था वो। अब आज हम पढ़ेंगे ऐसे ही हमारे अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो ये सरकार का अंग नहीं है, सरकार के अंदर बैठ के काम नहीं करते हैं, सरकार को ये हेल्प करते हैं बाहर से, सरकार के लिए ये काम करते हैं। और जब तक सरकार चाहेगी तभी तक काम करना, तभी तक ये काम कर सकते हैं, कभी बैठा दिए जाएंगे ये भी बात है। अभी पढ़ते हैं ये कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे रिमूव होते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, राष्ट्रपति जी के द्वारा हो रहा है अपॉइंटमेंट। और इनका अपॉइंटमेंट अगर राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, मतलब कर रही है हमारी यूनियन सरकार। अब यूनियन सरकार ने
कुछ ऐसे पैनलिस्ट ढूंढे, कुछ लोग चुने, ढूंढ के बताया कि इनमें से क्या क्या नाम हो सकते हैं जो हमारे इस बार के अटॉर्नी जनरल बन सकें। अब अटॉर्नी जनरल बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि आप होने चाहिए इस काबिल कि आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा सको। याद है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की खासियतें क्या क्या चाहिए? कि पहली बात तो भारत का नागरिक, हाँ ठीक है, ये तो होना ही चाहिए भारत का, अब भारत का ही तो आएगा। दूसरा कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के काबिल हो तब माने जाओगे जब आपने किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक आप जज रहे हो, ठीक बात है, तब आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। या आप किसी, अगर आप जज नहीं बन पाए हो तो आप कम से कम एडवोकेट होने चाहिए किसी हाई कोर्ट में फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अगर ये भी नहीं है, दोनों शर्तें भी नहीं है, तीसरी होती है एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो आप राष्ट्रपति की नजर में। राष्ट्रपति की नजर में आप एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही जिसे कहते हैं लॉ स्कॉलर हो, एकदम टैलेंटेड हो, आपका आपकी लॉ का ज्ञान एकदम सर्वोपरि है, क्या बढ़िया आदमी हो आप, लॉ की आपको नॉलेज है, सब कुछ है। जैसे मैं हूं, अब मैं पॉलिटी का टीचर हूं, अब मुझे लॉ की नॉलेज जरूर होगी, पर अगर मुझे इतनी होगी भाई एमिनेंट जूरिस्ट की, तो हो सकता है कि मैं इस काबिल हूं कि राष्ट्रपति जी मुझे बोलें क्या आप बनना चाह रहे हो सुप्रीम कोर्ट के जज? मैं कहूंगा यस। फिर वो बोलेंगे कि काम करो सुप्रीम कोर्ट के जज मत बनो, आप अटॉर्नी जनरल बनो। मैं कहूंगा ओके ठीक है। फिर तो वो बोलेंगे क्योंकि आप अगर इस काबिल थे जो हमने पहले ही छांट लिया, तो आप फिर तो ये बन ही सकते हो। ये बोला गया। यूएस में पता है क्या होता है? यूएस में वहां पे पहले सेनेट बैठती है, यूएस की जो सेनेट होती है ना, तो सेनेट अप्रूव करती है वहां पे, जो वहां पे यूएस कांग्रेस का जो अपर हाउस है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दो होते हैं ना, वहां की लोकसभा राज्यसभा, तो वहां की जो राज्यसभा है, सेनेट है, 100 मेंबर्स की जो उनकी अपना एक पूरा दल है, वो तय करता है कि राष्ट्रपति जी का, वहां के यूएस के राष्ट्रपति का अटॉर्नी जनरल कौन होगा। ऐसा नहीं होता वहां पे कि अपने मन से बना दी सरकार ने आज, नहीं, वहां नहीं चलता ये। फिर ठीक है, आगे चले, हमने कहा ये बताओ, आ तो गए, ये कब तक है? इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है अनडिफाइंड, नहीं बता रहे, जब तक सरकार है, जब तक प्रेसिडेंट की मंजूरी है, जब तक राष्ट्रपति जी खुश हैं, यानी कि यूनियन सरकार खुश है उनसे, तब तक वो काम करते हैं। इसका मतलब है कि इनको हटाने के तरीके और वजह मेंशन नहीं किए गए, कब तक काम करेंगे, क्यों काम करेंगे नहीं बताया गया, और कब काम नहीं कर सकते ये भी नहीं बताया गया। फिर हमने ये देखा कि क्या ये खुद जा सकते हैं छोड़ के? यस बिल्कुल, ये जा सकते हैं, ये अपना रेजिग्नेशन दे दे राष्ट्रपति जी को जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, वहां चले जाएं फिर वो। फिर अब देखो, नॉर्मली तो देखो संविधान ने क्या कहा, संविधान ने कहा कि इनको हटाने का और रोकने का हमारा हमें नहीं पता, पर प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जब जब सरकार चेंज होती है, जब जब सरकार रिजाइन करती है, जब जब सरकार गिराई जाती है, सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तब तब अटॉर्नी जनरल भी अपने आप से खुद ही रिमूव हो जाती है, क्योंकि नई सरकार आएगी, वो नए अटॉर्नी जनरल लेके आना चाहेंगे अपने। अगर सेम सरकार है तो हो सकता है कंटिन्यू रहने दे उनको, हो सकता है नहीं भी हो सकता, पर जनरली कन्वेंशनल कन्वेंशनल तरीका ये है, यानी कि प्रैक्टिकल, यानी कि आमतौर पे पूरे रोज के कार्यकाल में समझ में आता है कि जब जब सरकार जाती है तब तब ये भी पीछे पीछे जाते हैं सरकार के, ये भी चले जाते हैं। अब क्या मिलता है इनको पैसा? ये भी संविधान ने नहीं कहा, संविधान ने कहा ये राष्ट्रपति जाने, मतलब यूनियन सरकार जाने, प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, राष्ट्रपति जी के ऊपर है, यानी कि यूनियन सरकार के ऊपर है कि इनको क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, क्या सैलरी होगी, क्या अलाउंस होंगे, सारी बातें, ठीक बात है। अब इनके रोल देखते हैं, इनका क्या क्या इनके पास जिम्मेदारियां आ गई हैं। क्योंकि ये चीफ लॉ ऑफिसर हैं सरकार के, चीफ सीएक्सओ हैं, ठीक है, सीएलओ हैं ये, तो अब ये सीएलओ होने की वजह से, चीफ लॉ ऑफिसर होने की वजह से इनके पास 3 ड्यूटी तो है ही ऑटोमेटिक। क्या क्या? कि राष्ट्रपति जी को, यानी कि सरकार को आप एडवाइस करोगे, आप ये बताओगे सरकार को कि किस किस मैटर पे आपको क्या क्या बोलना है, अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति जी ने उनको बोला कि प्लीज हमारे को इस चीज को सॉल्व करो, हम इसमें कैसे प्रोसीड करें। फिर दूसरा, ऐसे कुछ और फंक्शन इनको मिल सकते हैं जो कि सरकार इनसे कहे, यानी कि जो इनको दिए जाए, राष्ट्रपति जी इनको बोले कि आपको ये काम और करने हैं हमारे लिए, करो वो काम भी करो। तीसरा, इन्हें वो फंक्शन करने हैं जो संविधान में मेंशन है, या कोई और कानून में अगर मेंशन है तो चलो ठीक है करेंगे। अब क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अगर इनको कुछ एडिशनल काम दिए हैं, तो क्या है वो काम निकल के आए हैं कि आप सरकार के बिहाफ पे जाओगे, सारे कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, हर जगह जाओगे जहां जहां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, खास करके सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही जाना है आपको, सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना है, जहां जहां पे भी केंद्र सरकार के ऊपर कोई केस है, या केंद्र सरकार ने कोई केस किया हुआ है, केंद्र सरकार कोई केस फाइट कर रही है, उसमें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा, आर्टिकल 143 के तहत जब राष्ट्रपति जी कोई रेफरेंस देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, याद है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इसको बोलते हैं हम इन री, आपको मैंने पढ़ाया था
पहला इन री क्या था? बहुत पहले ही हमारा एक मैटर हुआ था, राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा था कि मुझे जरा इस पर क्लैरिटी दो, ये क्या हुआ क्या है यहाँ पे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पेचीदा मसला था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा था कि ठीक है, हम दे रहे हैं आपको एडवाइस। ऐसे केस में जब राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस या कोई कंसल्टेशन मांगते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। कि राष्ट्रपति जी ने, यूनियन सरकार ने राष्ट्रपति भवन से आपको एक रेफरेंस भेजा है। अब आप बताइए इस पे कि हम इस पे क्या एक्शन लें, या हमारा इस पे क्या विचार होना चाहिए, हमारा क्या मत होना चाहिए। ऐसे केसेस में ही हैज टू अपीयर, ही हैज टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। तीसरा, टू अपीयर वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी हाई कोर्ट। कहीं किसी हाई कोर्ट में भी कोई ऐसा मामला चल गया केंद्र सरकार के ऊपर, कोई बहुत सारी हाई कोर्ट्स होती हैं जो केस उठाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो भी है। तो किसी भी हाई कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है केंद्र सरकार का, तो इनको जाना पड़ सकता। ठीक है, ये भी इनकी एडिशनल ड्यूटी तैयार हो गई, ये भी आ गई। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अब क्योंकि अटॉर्नी जनरल हैं, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा लीगल मैटर इनके पास आते हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर इनके पास आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे इनके पास आते हैं, बड़े बड़े मुद्दे, जिसपे केंद्र सरकार की के पास, लॉ मिनिस्ट्री के पास कोई ज्यादा ऐसा मतलब जिसे कहते हैं ना कन्विक्शन नहीं होता है कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे केस में अटॉर्नी जनरल से पूछा जाता है। अटॉर्नी जनरल को अगर ये काम आप जिम्मेदारी सौंपते हो, दैट मीन्स उनको ये अधिकार देना चाहिए कि आप कहीं भी आ जा सकते हो हमारे पार्लियामेंट में, आप किसी भी कोर्ट में, आपको अधिकार है कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। तो वही चीज़ है कि जब ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तब एजी को ये अधिकार है कि ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। किसी भी कोर्ट में जाएंगे केंद्र सरकार के लिए, अगर कोई बात करने का है तो उनकी बात सुनी जाएगी, मैंडेटरी है। दूसरा, जब भी ये कुछ बात कहना चाह रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है, देश के लिए मुद्दा है, एमपीज के लिए मुद्दा है, पार्लियामेंट के लिए मुद्दा है, देन ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। भले ये चुन के नहीं आए हैं, भले ही लोगों ने इनको वोट दे के नहीं भेजा है वहां पे, पर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं सीनियर लॉ ऑफिसर हैं, देश के हाईएस्ट हैं, तो इनको इतनी मंजूरी, इनको इतनी छूट है कि आप आइए लोकसभा या राज्यसभा में, यहाँ बैठ के हो सकता है हम आपसे सवाल जवाब कुछ कर लें सरकार के, क्योंकि आप वकील हो, सरकार के अधिवक्ता हो आप। दैट मीन्स कि आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा हो सकते हो, पार्लियामेंट में आप बैठ सकते हो। यू आर नॉट अ स्ट्रेंजर टू पार्लियामेंट। जो अभी जो लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट में गैस के गोले फेंके थे, नारे लगाए थे, पोस्टर दिखाए थे पन्नून के और अफजल गुरु के, तो ये लोग स्ट्रेंजर हैं वही लोकसभा राज्यसभा के लिए। अगर कन्वेंशनली देखोगे, थियोरेटिकली हम और आप भी स्ट्रेंजर हैं लोकसभा राज्यसभा के लिए, क्योंकि हम वहां के मेंबर नहीं है। पर ये स्ट्रेंजर नहीं है, ये भले ही मेंबर भी नहीं है, पर ये स्ट्रेंजर नहीं है। ठीक है, अब जब भी ज्वाइंट सेटिंग होती है वहां भी जा सकते हैं, या पार्लियामेंट की किसी कमेटी के मेंबर तो नहीं, पर किसी भी कमेटी में जाके बैठ सकते हैं, पर ये एक काम नहीं कर सकते हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं। आप तय नहीं करोगे पॉलिसियां, आपसे पूछा जाएगा क्या बेस्ट है, क्या सही है, क्या गलत है, पर आप ये नहीं कि आप बैठ के आपने हाँ ही कर दी, अब तो यही करवाऊंगा, मैं सरकार का वकील हूं, मैं यही चाह रहा हूं। अब ऐसा थोड़ी होता है। वकील भी जब आपका कोई वकील होता है किसी कोर्ट केस में, अनफॉर्चुनेटली आपको अगर जाना पड़ा हो, तो वकील आपको सलाह दे सकता है। वकील ये नहीं कहेगा कि अब आप ये ही करोगे, मुझे फीस दे रहे हो मैं यही करवाऊंगा आपसे, नहीं, ऐसा क्यों होगा। आपको हम फीस दे रहे हैं, आप लीगल ओपिनियन दो अपनी, आप अपना पक्ष रखो, हम तय करेंगे हमारे लिए क्या बेस्ट कोर्स है, क्या बेस्ट सूटेड हमारे लिए कोर्स है। ये हो सकता है। तीसरा, इनको ये राइट है कि ही एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद है एमपीज की इम्यूनिटी, याद है एमपीज की जो प्रिविलेज के सेशन से 30 दिन 40 दिन पहले अरेस्ट नहीं हो सकते हैं कोई सिविल केस में कुछ भी, तो वो सारे के सारे इनको भी प्रिविलेज और इम्यूनिटी मिलती, वही सॉरी वही सारे के सारे इनको फैसिलिटी मिलती हैं, एमपीज को जो अलाउंस मिलते हैं वो सब मिलते हैं इनको, वो भी इनको मिलते हैं। ठीक बात है, ओके फाइन। यहाँ पे हम ये बात भी करेंगे, क्योंकि अगर इनको इतना अधिकार चला गया है तो ये क्या नहीं कर दें। तो अब ये एक काम नहीं कर सकते हैं कि एडवाइस नहीं कर सकते हैं सरकार के खिलाफ ही, लो सरकार के वकील हैं, सरकार की जाके बुराई करके आ गए, ये नहीं हो सकता है। अब ये नहीं कर सकते हैं, ही शुड नॉट एडवाइज इन केसेस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके फाइन, ठीक है। ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिना सरकार की मंजूरी के किसी, क्योंकि एक अटॉर्नी जनरल आखिर आखिर में क्या है, वकील है ना, वो एक एडवोकेट है। ठीक है, एडवोकेट। वैसे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर,
आपको इन तीनों वर्ड्स में फर्क पता है क्या? किसी को कोई अगर बता सके तो। ये वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एक जगह पूछा भी गया था ये। खैर, अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो बताना, नहीं पता हो तो मैं बताऊंगा आपको, अगली क्लास में मिलेंगे तब बताएंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये एक्चुअली में तो एक वकील है ना, इनहेरेंटली तो ये एक वकील तो रहे होंगे, तभी ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने होंगे, तभी ये कि अगर इतनी भाई काबिलियत रखते हैं, लॉ की पढ़ाई तो करी है इन्होंने। और जाहिर तौर पे अगर ये क्योंकि एक सरकार के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनके पास लाइसेंस होगा ही होगा बार काउंसिल का। फिर इसका मतलब है कि ये अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहे हैं, ये किसी ना किसी को डिफेंड कर सकते हैं, किसी ना किसी को जिसे कहते हैं अपनी प्रैक्टिस का सेवा दे सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर ये किसी प्राइवेट पर्सन के लिए, मान लो मेरा कोई मैटर चल रहा है और मेरा कोई किसी से विवाद है, कोई सिविल सूट पे, सिविल प्रोसीडिंग पे, कोई किसी का लेनदारी का देनदारी का मामला है मेरा, कि कोई पैसे वैसे ले लिया, भाग गया मेरे से पैसे लेके, तो ऐसे केस में हो सकता है मैं अटॉर्नी जनरल की हेल्प ले लूँ। अटॉर्नी जनरल पे इतना समय है मेरे लिए कि वो कहते हैं आ लाओ लाओ आदित्य तिवारी तुम्हारा केस लड़ते हैं। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। पर अगर मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा केस चल रहा है जिसकी आईपीसी में सजा है क्रिमिनल केसेस में, तब ऐसे केस में मुझे वो डिफेंड तब करेंगे जब भारत सरकार उनको परमिशन दे दे। उसके अलावा नहीं कर पाएंगे। वो कैसे कर लेंगे उसके अलावा? भारत सरकार पहले उनको पूछ ले, अरे किसको जाके डिफेंड करे आए, हमारी नाक कट जाएगी, बात समझो, ऐसे मत चले जाना। तो ऐसे केस में ये होगा कि अगर कोई क्रिमिनल भाई प्रोसिक्यूशन चलने वाला है किसी अपराधी या किसी सॉरी मुलजिम के ऊपर या किसी अक्यूज के ऊपर, अगर वो क्रिमिनल नेचर का है वो केस, तब ये आप तब करना डिफेंड उसको जाके जब आपके पास सरकार की परमिशन हो। ठीक है। दूसरा, ही शुड नॉट एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। कोई कॉर्पोरेशन में कहीं डायरेक्टर जाके नहीं बनाना, पीछे से पता चले अटॉर्नी जनरल तो हुई हो आप, साथ में आप किसी कंपनी के चेयरमैन निकल आए, ये नहीं होना चाहिए विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। ही शुड नॉट एडवाइज एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भी कोई हो, चाहे कोई संस्थान हो, कोई भी ऑर्गन हो सरकार का, अगर वो इनसे कुछ सलाह मशविरा मांगना चाह रहा है, कुछ इनको रेफरेंस भेजा गया है, वो रेफरेंस जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के थ्रू। पहले कोई भी संस्थान, कोई भी मशीनरी, कोई भी सरकार का कोई भी अंग पहले एक बार मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से पूछेगा, खासतौर पे इस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, इनसे पूछेगा कि सर हमें ना एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मान लेते हैं कोई संस्थान है आईआईटी बॉम्बे। अब आईआईटी बॉम्बे को अगर कोई बात करनी हो कि हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट खोलना चाह रहे हैं, पर उसके लिए हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ लोगों को जो है यहाँ से हटाना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में पहले आईआईटी बॉम्बे बोलेगी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर तो आते ही हैं, ठीक है, पर इस लीगल मैटर के लिए हम एक बार मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से पूछ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स खासतौर पर ये बताएगा कि हम एक काम करिए, आप हमारी तरफ से प्रपोजल और एक रेफरेंस लेके जाइए सीधे अटॉर्नी जनरल के पास, तब जाके अटॉर्नी जनरल इनको एडवाइस दे सकते हैं आईआईटी बॉम्बे को। ये हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। डायरेक्ट आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर जाके फोन नहीं कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल को कि सर मेरा एक मैटर फंस रहा है, जरा इसका कोई सुझाव बताओ, क्या करूं इस पर। ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद हम चलेंगे कि कोई इशू आ रहे हैं क्या सीएजी इनके सॉरी एजी के ऑफिस के साथ। तो इश्यूज हैं। इश्यूज क्या हैं कि जहां पे भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चलता है, वहां पे उनकी कंसेंट के ऊपर एक डाउट आता है। और पता है क्या, डाउट तो और भी जगह आया हुआ है। जैसे अगर आप इसको ना पॉलिटिकल एंगल से देखोगे तो ये एक्चुअली आपके जीएस पेपर 2 का भी सिलेबस है, जीएस पेपर 4 का भी सिलेबस है, और पबैड का तो है ही है, पीएसआईआर का तो है ही है। तो पॉलिटिकल एनालिटिक्स एक बार देख लेते हैं। ऐसे ना कुछ मतलब पास्ट में कुछ एजीज रहे हैं, जैसे मिलन बैनर्जी। तो इनके बारे में अगर किसी को पता हो, मिलन के बैनर्जी के हटा देते हैं। तो अब ये क्या थे, ये थे यूपीए सरकार में 2005 में, ये यूपीए सरकार में अटॉर्नी जनरल थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मायावती जी के लिए ये बोल दिया था कि मायावती जी का ताज कॉरिडोर, ताज ट्रेपेजियम जो ताज कॉरिडोर में जो स्कैम हुआ है, पैसे का घोटाला हुआ है, उसमें उसमें मायावती जी की कोई गलती नहीं है। सीबीआई से कह दिया इनके खिलाफ केस बंद कर दो। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे बातें कर रहे हो आप सीबीआई को बोला कि आप खाली एजी की बातों पे मत जाइएगा, सारे सबूत लेके हमारे पास आइए, तब हम पूरी बात मानेंगे। ऐसे एजी अगर आपसे कह दें, अटॉर्नी जनरल कह दें कि मायावती जी के खिलाफ सारी प्रोसीडिंग बंद कर दो, कुछ मत करो, तो उसको मत मानिएगा। एक और उनसे पहले हुए थे निरेन डे। निरेन डे जी इंदिरा जी की सरकार में एजी थे, अटॉर्नी जनरल थे। तो निरेन डे जी ने उस समय जब जस्टिस हंसराज खन्ना की बेंच के सामने
एक केस चल रहा था, खास तौर पे एडीएम जबलपुर वाला केस भी था। तो उसमें इन्होंने, नीरन डीजे ने बोला था कि जो राइट टू लाइफ है, जीने का हक, ये इमरजेंसी में सस्पेंड किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बोला है एक्चुअली में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हथप्रभ जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाई डू यू से दिस, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इमरजेंसी मतलब क्या होता है, इमरजेंसी मतलब कुछ भी, तो ऐसे मत कीजिए। हेबेस कॉर्पस की का केस था वो, उसमें उसमें इन्होंने उसमें उन्होंने इतना ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं सेंसिटिव, इनसेंसिटिव आर्ग्यूमेंट दे दिया था कि जो राइट टू लाइफ है वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। फिर एक और आए थे अभी 2009 में, एक एजी थे वाहनवती जी, तो उनका फर्स्ट नेम मैं भूल रहा हूँ, वाहनवती लिख देते हैं। तो अब क्या हुआ कि इनके साथ भी ये हुआ कि पहली बात तो ये देश के इकलौते ऐसे एजी रहे, पहले एजी रहे जो एक करप्शन केस में एक चश्मदीद के तौर पे बुलाए गए थे। एजी को डिफेंड नहीं कर रहे थे, वकील उसकी वकालत नहीं कर रहे थे, एक्चुअली में वो एक चश्मदीद के तौर पे बुलाए गए थे कि आप भी शपथ लो और सामने आगे कटघरे में आगे बात करो हमसे, एक ट्रायल कोर्ट में। सोच के देखो आप, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है अभी, सुप्रीम कोर्ट में तो केस बहुत आगे गया था बाद में। तो भानुमति जी को पहले ही एक मतलब ट्रायल कोर्ट में करप्शन केस में, खास तौर पे 2G स्पेक्ट्रम का केस था या कोलगेट घोटाले का केस था, उस केस में इनको एज ए विटनेस इनको ट्राई किया गया था। इकलौते देश के पहले एजी यही थे। और इसके बाद कोलगेट वाले स्कैम में भी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया था कई सारे फैक्ट्स को। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एजीज का बयानबाजी हो जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होगा उसमें जो भी चेयर कर रहा होगा वो पर्सन, उसकी आप बात सुनना जरूर। यूपीएससी को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई एक छोटे मोटे नेता ने क्या कह दिया है, नहीं, वो कभी नहीं पूछेंगे। पर अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में कोई चेयर पे कोई पर्सन बैठा है, उसने कोई बात बोली है, कोई रैली करी है, वो रैली क्यों करी है, वहां उस स्थान का कोई महत्व है क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है यूपीएससी कहीं भी क्वेश्चन बना दे, ये हो सकता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पोस्ट की तरफ से वो एक बयान आया है। पर इस संवैधानिक पोस्ट में से हमने देखा है कि कभी कभी ऐसी बातें आई हैं जिसकी वजह से ना पॉलिटिसाइज किया गया है मैटर जबरदस्ती। ये हुआ है, होता रहता है, ठीक है, ये बात हो गई। पर इस रोल के साथ जो लिमिटेशन आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक बार और देखते हैं। क्या हुआ था कि जो इनका क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जो इनका कंसेंट है, उसको कई बार मिसयूज किया जाता है जो पार्टी पावर में होती है, कि आप एजी साहब से कंसेंट ले लो फिर उसको शुरू करते हैं प्रोसीडिंग को, ठीक है। जो इनका रिमूवल है वो एक प्रॉब्लम है कि रिमूवल का जो प्रोसीजर है, लो मेंशन ही नहीं है संविधान में, कब रिमूव हो जाए, कब हटा दिए जाए, फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम एनी टाइम अफेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस। ऑफिस कैसे इंडिपेंडेंट है, वो है ही नहीं, वो सीएजी की तरह इंडिपेंडेंट ऑफिस है ही नहीं वो। अब ये बोला गया कि जब तक ये राष्ट्रपति जी की सहमति से अगर होल्ड कर रहे हैं ऑफिस को, तब तक ही ऑफिस में है। इससे तो ये क्या है कि हमेशा डर में काम करेंगे, सरकार के लिए काम करेंगे, सरकार के साथ ही काम करेंगे, कभी ये इंडिपेंडेंटली कोई अपनी बात नहीं कह सकते। और यही बोल दिया गया, पिछले हमने अभी स्लाइड पे देखा कि इनके रोल में एक रोल ये है कि यू विल नॉट एडवाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लो, आधा तो सारा ऑफिस का जो है कार्यभार इनसे हटा ही लिया गया इनसे, कि आप चिंता मत करो। यूएस में जो अटॉर्नी जनरल होता है वो डीओजे का हेड होता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, वो बहुत ज्यादा सख्त होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है, और कई सारे और डिपार्टमेंट्स के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर देता है वो, वहां का यूएस का डिपार्टमेंट। ये हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो हमारे एजी हैं, ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस करते ही हैं ये। अब ही डजंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इसीलिए तो कर पा रहे हैं। अगर सरकारी सेवक होते ही है, सरकारी ऑफिसर होते आपके जैसे, तो अगर आप एक आईएएस हो, क्या उसके साथ साथ आप कोई और नौकरी कर लोगे? पहली बात तो समय नहीं होगा, दूसरी बात आपको इजाजत नहीं है क्योंकि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो। मून लाइटिंग इज नॉट अलाउड, हो ही नहीं सकता। दो जॉब कैसे कर लोगे एक ही आदमी? ये नहीं हो सकते। फिर क्या है, इनके बाद भी कुछ है क्या? हाँ है, अकेले इनसे तो काम नहीं हो पाएगा सारा। तो इनके नीचे आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एसजी। तो अभी हमारे हाल के सॉलिसिटर जनरल ये हैं, तुषार मेहता जी। अब सॉलिसिटर जनरल होता है हमारे देश का सेकेंड हाईएस्ट लीगल ऑफिस, सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़े से एक छोटा। तो अपार्ट फ्रॉम अटॉर्नी जनरल, इनका भी योगदान है बहुत कुछ हमारे देश की पॉलिटी में। एंड भारत सरकार जो है, दे हैव अदर लीगल ऑफिसर ऑल्सो, इन दोनों के अलावा भी, जिनके नाम होते हैं एसजी, एएसजी, है ना। अटॉर्नी जनरल, इनके नीचे सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल को असेस करने वाले एएसजी, ठीक है, हु सपोर्ट द अटॉर्नी जनरल इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज। अच्छा, ठीक है, क्या है? तो अगर क्या इनकी बात कई संविधान ने करी है? बिल्कुल भी नहीं करी, ये सवाल ही नहीं है।
इनको एक एक्ट द्वारा बनाया गया है, लॉ ऑफिसर्स रूल्स 1987। अच्छा ठीक है, ऑफिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एसजी एंड एएसजी आर रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट, दिस रूल्स रादर देन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है एसजी का, स्टैट्यूटरी पोजीशन है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब खाली अटॉर्नी जनरल के लिए बात करी गई थी संविधान में, एसजी के लिए नहीं करी गई थी, एएसजी के लिए नहीं करी गई थी। बस इतना फैक्ट पता है तो हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जो एसजी साहब हैं इनका अपॉइंटमेंट होता है फॉर 3 साल के लिए, एंड ही जो इनको जो अपॉइंट करती है वो करती है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, चेयर्ड बाय ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर। याद आ गया हमारे कैबिनेट कमिटी चैप्टर, उसमें अपॉइंटमेंट कमिटी थे। अपॉइंटमेंट कमिटी इनका सिलेक्शन करती है, ढूंढ के लाती है कि एसजी हमारे कौन होने चाहिए। नाउ एसजी और एएसजी जो होते हैं इनके पास इनके पास अधिकार नहीं है टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, नहीं जा सकते। संविधान में खाली एएसजी के लिए खाली एजी के लिए लिखा हुआ है कि खाली एजी जाएंगे वहां पे बात करने, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की कमिटी में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में प्रोसीडिंग में बैठने, पर वोट नहीं देंगे। ऑल्सो याद रखना कि एजी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट, एंड यूएस में ही इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट ऑफ यूएस, क्योंकि यूएस के राष्ट्रपति को अपनी जो कैबिनेट जब वो चुनते हैं कि मेरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट कौन होगा, उसमें एक सेक्रेटरी ऑफ लॉ का जो होता है उनका, उसका नाम ऑटोमेटिक होता है एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएस। वो रहेंगे ही रहेंगे, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हेड ही हैं। नाउ देयर इज अ सेपरेट लॉ मिनिस्टर हमारे यहाँ पे, इसकी बात करी गई थी 1950s में, बात करी गई थी हमारे यहाँ नेहरू जी की, जब जब वो पीएम थे तो तभी उन्होंने बोला था कि हम एक काम और कर सकते हैं, हम लॉ मिनिस्टर का और अटॉर्नी जनरल का ऑफिस एक ही कर देते हैं। पर लेकिन वो बात कभी हो नहीं पाई पूरी, वो बात कभी हमने करी नहीं, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस बना रहा, लॉ मिनिस्टर का ऑफिस बना रहा। अब यहाँ पे हमारा सेपरेट एक लॉ मिनिस्टर होता है सेंट्रल कैबिनेट में टू लुक आफ्टर द लीगल मैटर्स एट द गवर्नमेंट लेवल। यूएस में वो एक कैबिनेट मेंबर होता है, कैबिनेट मेंबर, ये याद रखना। हमारे यहाँ नहीं होते वो बदल सकते हैं, और कभी संविधान ने उनको ये नहीं परमिशन दी है। हमारे यहाँ कैबिनेट में मंत्री आप तब बन पाओगे, कोई बहुत बड़े जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट आपको तब दिया जाएगा जब आपके पास जनता का आशीर्वाद है, जनता के हित के लिए काम करने के लिए। यहाँ तो एजी साहब सरकार के हित के लिए काम करने आए हैं और कोई तरीके से नहीं आए। ओके ठीक है, फिर ये रहे वो आर्टिकल। कुल मिला के ये 3 आर्टिकल, इसमें बात की गई है अटॉर्नी जनरल के लिए कि अटॉर्नी जनरल कौन होगा, होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, विद दिस हमारा चैप्टर यहाँ ये खत्म हो रहा है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन के पास। क्या पूछा गया है लाओ देखें। तो पिछले साल का क्वेश्चन है, लो, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट जिनको की परमिशन है टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हैं, ऐसा है क्या? एससी साहब जा सकते हैं क्या पार्लियामेंट में? नोप, नहीं जा सकते। ठीक है, दूसरा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अकॉर्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन जब भी सरकार जो जिसने उसे अपॉइंट किया था रिजाइंस। ऐसा है क्या? देखो प्रैक्टिकली बिल्कुल बात सही है, पर यहां लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बात गलत होगी, गलत। प्रैक्टिकली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब भी सरकार का जो गठन हुआ था, सरकार ने अटॉर्नी जनरल बनाया अपना, सरकार गिरा दी गई, या सरकार ने रिजाइन कर दिया, या सरकार अब चली गई, नई सरकार आने वाली है, तो ऐसे केस में अटॉर्नी जनरल खुद भी चल देते हैं साथ में। पर संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है रिमूवल में या इनको हटाने में, रेजिग्नेशन में, कि तब जाएंगे जब सरकार चली जाएगी। नो, दिस मीन्स दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। पूछा गया था करेक्ट कौन सी है, हमने कहा एक भी नहीं, आंसर ये रहा हमारा। फिर इसके बाद कुछ और है, हाँ है, कि इनके हिसाब से अटॉर्नी जनरल क्या क्या कर सकते हैं? टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, यस एब्सोल्युटली। बी अ मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द लोकसभा, यस एब्सोल्युटली। स्पीक इन द लोकसभा, बिल्कुल, ये तो काम ही है इनका। कैन ही वोट इन द लोकसभा? नो, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। सो विच मीन्स 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत। विद दिस हमारा ये चैप्टर यहां हुआ खत्म, और इसके बाद हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।